का वक्त हो गया है, तो सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। तो कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए आज देश भर के अस्पतालों में हो रही है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना के दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी में छात्रों से की बातचीत। भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में करेंगी संबोधित। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ी ठंड। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी। मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हुई। खबरों के मुताबिक जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत। सैकड़ों घरों में बिजली गुल। आपदा प्रबंधन के अधिकारी राहत कार्यों में जुटे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में बॉक्सिंग डे पर हुए अहम मुकाबले। लिवरपूल ने एस्टन विला को 3-1 से हराया। वहीं आर्सेनल ने भी वेस्ट हैम को दी 3-1 से मात। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। और वहीं आज देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। और तेलंगाना में भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई पर बल दिया जा रहा है। अस्पताल के मौजूदा चिकित्सा अधीक्षक राजा राव ने कहा, अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उस स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। The idea of this mock drill, which was told by the government of India, is it's a preparedness. It's a preparedness if there is a surge of cases in Telangana. If you really see now, hardly there are any cases all over India, and almost negligible in Telangana. So, keeping this in situation, now with this mock drill, the idea is today we have to see what are all the infrastructures what we have created. Are they in the right preparedness or not? और कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति में अस्पतालों में बिस्तरों और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता समेत अन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए आज मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। और इसी कवायद में जम्मू और कश्मीर में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई।
कोलकाता के अस्पतालों में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बेलियाघाटा आईडी और बीजी अस्पताल में मॉक ड्रिल को आयोजित किया और जहां कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। केंद्र की सलाह के बाद कोरोना से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए कई राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली एम्स से नितेंद्र सिंह और मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र का रुख करते हैं। सबसे पहले दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नितेंद्र, जैसा कि सुबह से लगातार आप लोग बने हुए हैं, डटे हुए हैं, अभी मॉक ड्रिल को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि हम तमाम राज्यों का जब हम देख रहे हैं कि हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, इसके अलावा भी तमाम राज्यों में हमने देखा है कि वहां पर जो मॉक ड्रिल है वो तेज गति से चल रहा है और मैसिव लेवल पर इसको आयोजित किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली में जो स्थितियां हैं उससे पार पाने के लिए मॉक ड्रिल की स्थिति अभी क्या कहती है और हलचल क्या बढ़ी है अभी वहां पर? देखिए गौरव, मॉक ड्रिल अलग अलग समय पे सब लोग कर रहे हैं। जैसे कि 9:45 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सफदरजंग अस्पताल में गए। पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार 11 बजे जीवी पंत अस्पताल वहाँ पे गई। तो बाकी जितने भी देश के जो बाकी राज्य हैं वहाँ पे के स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग समय पे अस्पतालों में जाकर के जायजा लिए। इसके पीछे मकसद ये है कि ये देखा जाए कि जो हमारे अस्पताल कितना तैयार है, जो हमारी जो फैसिलिटी है, डॉक्टर की उपलब्धता या फिर जो दवाओं की उपलब्धता, जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, ICU बेड कितने हैं, इसको परखने का एक कवायद था और स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर संतोष जताया। और इसके पीछे मकसद ये भी था कि जो जनता के अंदर भरोसा भी हो कि सरकार तैयारी कर रही है, साथ ही साथ जनता भी अपने तरह से तैयार रहे, वो जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करे। एक बात जो क्लियर है कि ये कवायद इसलिए भी की गई क्योंकि आहट जिस तरीके से दिख रही है, चाइना के बाद जो यूरोप हो, अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका के देशों में जिस तरह के केस बढ़ रहा है, तो हमें सावधानी और एहतियात बरतना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला भी है। मैं सफदरजंग में था, मुकेश एम्स में थे। एम्स में किस तरीके से व्यवस्था थी मुकेश, आपने वहां पे सुबह से देखा है? बिल्कुल नितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया सफदरजंग में स्वास्थ्य मंत्री ने जब दौरा किया उसी तरह की स्थिति मॉक ड्रिल पूरा का पूरा किया गया और यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। लोगों को स्पीकर्स के द्वारा एक बार फिर से अवेयर करने की कोशिश की गई कि कोविड प्रोटोकॉल जो है वो अभी हमें प्रिलिमिनरी फेज में उसको फिर से पालन करना होगा, मास्क पहनना पड़ेगा, 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी और जो भी वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी अपनी वैक्सीन पूरी करा लें। 200 करोड़ के डोज का आंकड़ा हम पहले ही पार कर चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत को इसमें जो सफलता मिली है, अभी यूरोप के कई देश हैं जो आज भी पीछे हैं क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम है कि वैक्सीन काम नहीं करे, लेकिन भारत में इसके अच्छे परिणाम दूसरे वेव में देखने को मिले। तो कमोबेश इन सब को लेकर के एक बार फिर से सरकार जो है वो सभी के सामने है। एक बात और, स्वास्थ्य मंत्रालय से मुकेश एक बयान जारी किया गया कि आप जो अफवाहों है उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस वक्त ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बात चलती है। तो इसको लेकर के पीछे भी हमने देखा है कि इसको लेकर के एक कहा गया सरकार की तरफ से जो वेरीफाइड अकाउंट है या फिर जो सरकारी जो व्यवस्था है उस पर आप यकीन करते, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नितेंद्र, वो बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार जितनी संजीदा है उसको लेकर के फेक न्यूज ट्रेंड में आते हैं लोग, इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इससे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई सारे फर्जी मामले दर्ज किए गए पिछले दिनों में, जब हमने देखा फर्स्ट सेकंड वेव के दौरान की ऑक्सीजन की कमी की लेकर के एक फेक न्यूज रूमर की तरह फैल गई, फिर ऑक्सीजन ब्लैक में होने लगा, कई सारे ऐसे इक्विपमेंट मेडिकल डिवाइसेस है जो ब्लैक में बिके। तो आपको PIB पर, स्वास्थ्य मंत्रालय पर, उनको ट्विटर हैंडल पर, खुद स्वास्थ्य मंत्री जब इतने अलर्ट हैं, वो खुद लोगों के बीच में जाकर के बता रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आपको उन तमाम वेबसाइट पर देश का जो राष्ट्रीय चैनल है, दूरदर्शन, रेडियो पर जो भी मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे हैं, आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि रूमर्स पर, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड है, एक खबर आपकी तरफ फैलती है, माहौल खराब होने में वक्त नहीं लगता है। तो आपको यहां पर सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। डर है लेकिन भय नहीं है उस तरह का कि आप एकदम से पैनिक हो जाएं। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। अगर हम इसी तरह सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कोविड की इस लहर को भी हम निपट पाएंगे। तो गौरव, जो सरकार की तरफ से ये बताया गया कि जो वेरीफाइड अकाउंट है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हो या वेबसाइट हो या फिर PIB का जो ट्विटर हैंडल है या फिर दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, इनके जरिए जो आप जो सूचनाएं आपको मिलेंगी वही सही है। बाकी जो फेक न्यूज़ पे आप यकीन न करें क्योंकि उसमें बहुत सारी
आपको भ्रामक जानकारी दी जाती है। तो ये भी एक कवायद की जा रही है और एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज आज मॉक ड्रिल का हुआ। शाम तक इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचेगी और उसके बाद हम लोग को बताया जाएगा कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया पूरे देश भर में। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि एक कारगर कदम सरकार की तरफ से पहले ही उठा लिया गया है। अमूमन हमने देखा कि बीते 3 साल से हम यही देख रहे थे कि लगातार जो स्थितियां थी वो यही थी कि जब नवंबर दिसंबर का महीना आता था तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो ये संक्रमण की दर थी वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती थी प्रतिशत में, और लगातार कई सारे केसेस आते जाते थे। ऐसे में अगर सरकार पहले से पूरी तरह से सतर्क है, उसने सावधानी बरती है, सतर्कता बरती है, और साथ ही साथ लोगों को जो ये मॉक ड्रिल का प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, पूरा एक जन अभियान इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर इससे कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत तो मिलेगी और लोग जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पतालों में पहुंचेंगे तो पहले से ज्यादा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद रहेगी, तो लोगों को सही समय पर सही उपचार यहां पर उपलब्ध हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, इसके पीछे मकसद सिर्फ यही था कि हमारे पास पहले से बुनियादी सुविधा है, अस्पतालों में डेडिकेटेड बेड है, वार्ड है, तो उसको केवल दुरुस्त करना था, एक बार देखना था कि वो कितना फिर फंक्शनल है या फिर कितना रिस्पांस हो रहा है। क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो एक डमी मरीज को लाया गया और वहाँ पे वो जाता है, उसका टेस्ट होता है, फिर उसको बेड पे ले जाया जाता है, तो वो कितनी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो जो एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है उसको देखा गया और साथ ही साथ एक भरोसा जनता के अंदर भी होता है कि सरकार हमारी तैयारी कर रही है, तैयार है कि अगर हमें कोई बीमारी होता भी है तो हम उसका इलाज हमें मिल जाएगा, टेस्ट आसानी से उपलब्ध है। साथ ही साथ ये जरूरी है जनता के अंदर कि उसको जागरूक भी रहना है और जो कोविड प्रिपेयर्ड बिहेवियर की बात हम करते हैं, जिसमें मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, हाथ धोते रहना, क्योंकि त्यौहार आने वाले दिनों में, नए साल में लोग भीड़ में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कई सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पर ये खतरा रहेगा। तो ऐसे में आप प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। तो जागरूकता अगर हमारे अंदर आएगी तो निश्चित तौर पर हम पहले वायरस से सामना तो हम खुद करते हैं, हम संक्रमित होंगे तब हम टेस्ट कराने जाएंगे, फिर अस्पताल में जाते हैं, तो उसकी नौबत ना आए, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। मुकेश से मैं पूछना चाहूंगा कि मुकेश, एम्स पिछले 2 साल से लीडिंग उस पे रहा है कि वहां पर जितने प्रोटोकॉल हैं या फिर जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, एम्स के अंदर ट्रेनिंग भी पूरे देश के डॉक्टरों को दी गई, तो उससे बहुत फायदा मिला था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ट्रेनिंग दी गई थी, जो फॉर्मर डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, जिस तरह से उन्होंने पूरा इनिशिएटिव किया, हर लेवल पे हमने जाकर के देखा उस समय जब आपदा बहुत ज्यादा थी, कैसे लोगों ने डॉक्टर्स को ट्रेन करा और वहां पर हेल्थ केयर यूनिट को जो बढ़ा करके लेकर के आए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना बड़ा हो चुका है कि आपको छोटे छोटे स्तर पर ही उसका फायदा मिलना है, आपको सीधे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे कई सारे केयर यूनिट मिल जाएंगे जो आपको घर पे इसका इलाज करवा पाते हैं, आपको घर में ही अकोमोडेट कर लेते हैं। तो होम आइसोलेशन का जो फायदा मिला और उसका नितेंद्र अच्छा खासा वो देखने को मिला कि लोग सीधे हॉस्पिटल का रुक ना करके होम आइसोलेट होकर के अपने आप को जज कर पा रहे थे कि वाकई में वो संक्रमित हैं या किसी और बीमारी की शिकार में आकर के वो भयभीत हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी दिल्ली का जो उत्तर भारत का माहौल है वो ठंडा है, उसका भी कहीं ना कहीं लोगों को एक है कि बुखार हो गया, जुकाम हो गया तो सीधे हॉस्पिटल ना भागें। वो भी डॉक्टर कह रहे हैं कि आप पहले अपने आप को आइसोलेट करें, देखें आपको अगर उससे आपको नहीं राहत मिली है तो आप हॉस्पिटल जाएं। और जितने हेल्थ वर्कर्स ने हमारे लिए काम किया, कोरोना वॉरियर्स बन करके आए, उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई और जान जोखिम में भी डाल करके वो जनता के लिए आए, तो एक बड़ा इनिशिएटिव है। और एम्स अस्पताल क्योंकि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। जैसे कि आप पुलिस को भी कवर करते हैं तो वो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, तो सबसे पहले मान लिया कंटेनमेंट जोन बनाने की बात है तो सबसे पहले उनका ही सामना होता है, वो जाते हैं उस कंटेनमेंट जोन में, तो क्या जागरूकता अंदर है, उनके अंदर है, आपने महसूस किया है? बिल्कुल, पुलिस से मेरी 2-3 डीसीपी से बात हुई, उन्होंने बोला एक बार फिर से उनको अपने सॉक्स पुल करने की जरूरत है पब्लिक के बीच में जाकर के। अभी क्रिसमस में हमने देखा कि रात में उन्होंने स्ट्रिक्टली बंद करा दिया टाइम से, बहुत सारे नाइट क्लब्स बंद करा रखे हैं टाइम से कि भाई आप टाइम से खोलेंगे, टाइम से बंद करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जैसे इसका प्रभाव और आगे बढ़ता है तो और नई गाइडलाइंस आएंगी, लेकिन पुलिस का सामना सबसे पहले होता है क्योंकि पब्लिक को बताना, जरूरतें सबकी हैं, उस डिमांड के हिसाब से पब्लिक बाहर आती है, तो वो ये चाहती है कि किसी को असुविधा ना हो, किसी को वो स्थिति का सामना ना करना पड़े, तो उनका जो रोल है वो भी बढ़ जाता है और वो बढ़ चढ़कर इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी में आते हैं और वो फेक्स जो चीटर्स होते हैं उन पे भी नकेल लगाते हैं इस दौरान, क्योंकि लोग ऐसे मौकों का फायदा बहुत उठाने की कोशिश करते हैं।
देखिए गौरव, देखिए जो कोरोना वॉरियर हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स स्टाफ हो, या फिर फ्रंट लाइन वर्कर में जो हमारे पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी लापरवाही ना करें कि हम संक्रमित हो। हम अगर संक्रमित होते हैं तो सबसे पहले हम अस्पताल जाते हैं, अस्पताल के जो डॉक्टर है, नर्सेज है, वो संक्रमित, उनको संक्रमित होने का खतरा रहता है, क्योंकि दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों का भी इलाज करना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर पहली है कि हम प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल, प्रोटोकॉल का पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना को लगातार जो हराने की कवायद सरकार कर रही है और सरकार जो एहतियात बरत रही है उसमें जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक एक मैसेज कन्वे होना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप लोग लगातार सुबह से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की जो अपडेट है वो लगातार आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कर सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.06 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 157 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 163 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। और वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया है। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से मैदानों को पार कर आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आने से गलन बढ़ी है और कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलती दिखाई दी। और दिल्ली में किस तरह की है ठंड और लोगों का क्या कहना है इस कड़ाके की ठंड पर, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए कितनी ठंड लग रही है? ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, पर हवा भी चल रहा है ज्यादा, पर हवा की वजह से ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं, फिल्टर पहले अंगूठा अंगोछा बांध लेते हैं कान में, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। पर ठंड तो ज्यादा है सर, पहले तो कम थी, अब ज्यादा है इस समय। आज बहुत ठंड है सर, मुझे जो ना बहुत हाथों में ठिठुरन हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ठंड है। आग के सामने तापूंगे, हाथ सेक रहे ठंड से बचने के लिए। इंडिया गेट पर कुछ लोग चाय भी बेच रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कितनी बिक्री हो रही है? ठीक बिक्री हो रही है, सही अच्छा हो रहा है। ठंड की वजह से कितना फर्क पड़ा है? अच्छा फर्क पड़ा है, व्यापार अच्छा हुआ है, खूब बिक रही है। ठंड से बचने के लिए चाय पी रहे हैं। ठंड के लिए चाय पीना जरूरी है सर, ठंड बचने के लिए एक रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं सर। कोई चाय पीकर तो कोई अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा।
कैमरामैन अनिल कुमार और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं बर्फीली हवाओं से कानपुर समेत आसपास के जिलों में ठंड बढ़ती जा रही है। शीतलहर के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड से कपकपी बढ़ गई है। शहर के कई इलाकों में घने कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है। घने कोहरे की वजह से दृश्यता के स्तर में भी कमी आ गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड और ठिठुरन के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। गलन भरी सर्दी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सर्दी और कोहरे के चलते ज्यादातर स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले कुछ दिनों तक ठंड का कहर जारी रहेगा। बरेली की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली में शीतलहर से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने बरेली में गलन बढ़ा दी है। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढक गया है। बरेली में ठंड बढ़ने के बाद रैन बसेरों में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार गिरते पारे के कारण लोगों को आग जलाकर और रैन बसेरों के सहारे रात गुजारनी पड़ रही है। ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बरेली के जिला अधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सर्द रातों में सड़क किनारे रहने को मजबूर लोगों को कंबल वितरित भी किया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को लाहौल और स्पीति जिले के शिंकुला दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी पहुंचे पर्यटकों को मनाली की ओर रवाना करना शुरू किया, जिसके कारण मार्ग में कई जगहों पर जाम के हालात देखने को मिले। मौसम विभाग की ओर से 25 और 26 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि 25 दिसंबर को बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन 26 दिसंबर को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। और वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने दिल्ली की महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत सहरावत स्थायी समिति के लिए बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, तो वहीं उप महापौर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को ही बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए कमलजीत शेहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा को चुना है। आज मेयर पद के लिए चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में ये सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन भर सकते हैं। एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा और इसी दिन सदन की स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव होना है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था, जबकि बीजेपी 104 सीटें ही जीत सकी थी। अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद हैं। वे यहां से तीसरी बार पार्षद बनी हैं। वे पहले भी एमसीडी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। वहीं कमलजीत पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं और गजेंद्र दराल बीजेपी के बागी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुंडका में जीत के बाद दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली। आगे बढ़ते हैं। माता वैष्णो देवी दरबार में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार उपाय कर रहा है। इन इंतजामों को परखने के लिए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं और इसके साथ ही कोरोना के संभावित प्रसार से निपटने के लिए भी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर भीड़ नियंत्रण व तीर्थ यात्रियों की ट्रैकिंग के लिए श्राइन बोर्ड को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और वहीं डीडी न्यूज से बात करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा, श्रद्धालुओं के अपेक्षित प्रवाह के सुचारू नियमन, पूरे ट्रैक,
विशेष रूप से भवन क्षेत्र में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की तैयारी है। तीर्थयात्रियों की भीड़ से बचने के लिए बोर्ड की प्रवर्तन टीमों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 4 दिनों के लिए भवन में तैनात किया जा रहा है। यात्रा के लिए जो नंबर्स हैं वो पहले से रिस्ट्रिक्टेड हैं। कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से जो 50,000 की एक सीलिंग फिक्स्ड की गई है पर्टिकुलर डे पे, और लेकिन ये एक डायनामिक फिगर रहती है सिचुएशन को देखते हुए कि उस दिन भवन पर कितने लोग हैं और किस स्पीड से जो है यात्री दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। तो उसी के लिए हमारी जो एनफोर्समेंट टीम्स हैं उस दिन तैनात रहेंगी भवन पर, ताकि जिन यात्रियों ने दर्शन कर लिए उनको तुरंत कटरा की तरफ रवाना किया जा सके और यात्री कम से कम समय पर भवन पर रुके। सिर्फ वही यात्री जिनकी बुकिंग्स हो भवन पर, सिर्फ वही यात्री भवन पर स्टे करें और बाकी सभी लोग दर्शन करते ही वापस कटरा की तरफ प्रस्थान करें। उसके लिए भी हमने डेडिकेटेड टीम्स डिप्लॉय की हैं ताकि कम से कम टाइम में लोग वापस आ सकें और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को हम उस दिन दर्शन की फैसिलिटीज दे सकें। और भारत की सबसे साहसी महिला जवानों में शुमार बीएसएफ की सीमा भवानी ने कई साहसिक कारनामे किए हैं और कई रिकॉर्ड भी बनाए। साल 2022 में ही सीमा भवानी ने 36 महिला जवानों के साथ दिल्ली के इंडिया गेट से बुलेट पर शौर्य एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी और 5,280 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कन्याकुमारी पहुंची थी। सीमा की बाइक राइडर्स की टीम ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। इसी कड़ी में आज इंडिया गेट पर सीमा भवानी ग्रुप ने स्टंट किया। मौके पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, तो 7 में से 3 हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड बन चुके हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा था 6 घंटे 3 मिनट 3 सेकंड का। एक हमने लेटर का रिकॉर्ड बनाया, एक मोबाइल पीटी का। चौथा रिकॉर्ड जो हमारा है वो पिरामिड का है और 3 बाकी बचे हुए रिकॉर्ड भी हैं। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। सोलो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये पहली बार है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना रही है। और पिरामिड का जो है वो पहले भी सीआरपीएफ का एक रिकॉर्ड था 100 मीटर का, तो आज हम वो 100 मीटर का रिकॉर्ड 9 बाइक चला करके तोड़ देंगे। और सीमा भवानी एक शौर्य एक्सपीडिशन भी है। 5,280 किलोमीटर हम लड़कियों ने 34 लड़कियों ने बाइक चलाई। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द लौटते हैं। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। आर्थिक मोर्चे पर कैसा रहा साल 2022? भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी। देश ने देखी 5G की रफ्तार। स्टार्टअप्स के लिए कैसा रहा साल 2022? देखेंगे शेयर बाजार का हाल। देखिए मेरे साथ बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साल 2022 ने राजनीति के पटल पर गहरी छाप छोड़ी है। ऐसे 2 राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखा जहां पर विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं और सेवा के काम जनता के लिए करते आ रहे हैं, तो प्रो इनकम्बेंसी इससे दिखती है। 2022 का वर्ष भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व संकेत देके गया। युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं न परिवारवाद। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसके अलावा इस तूफान ने लाखों लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पश्चिमी न्यूयॉर्क के बफेलो क्षेत्र में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। बता दें कि पश्चिमी न्यूयॉर्क का बफेलो शहर बर्फीले तूफान से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। बर्फीले तूफान के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों की बिजली भी कट गई है।
यही नहीं, इस तूफान का प्रभाव अमेरिका के पड़ोसी राज्य मैक्सिको तक देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ने मृतकों के निधन पर दुख जताया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रथम महिला की प्रार्थनाएं न्यूयॉर्क के लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस तूफान में अपनों को खोया है। बता दें कि अमेरिका में बर्फीले तूफान ने पूरे देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस तूफान से कई लोगों की मौत हो गई है और मौसम संबंधी सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार क्रिसमस वीक के दौरान अमेरिका में आए तूफान का असर यातायात पर भी पड़ा है। तूफान के चलते फ्लाइट, ट्रेनें और सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है। जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है और 90 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल हो गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार जापान के कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण जापान के उत्तरी क्षेत्रों में राजमार्गों पर सैकड़ों वाहन फंस गए। क्रिसमस वीक में अधिक बर्फबारी से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है और घायलों की संख्या 93 हो गई है। बता दें कि इनमें से कई छतों से बर्फ हटाते समय गिर गए थे। वहीं बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को लेकर नगरपालिका ऑफिसों ने स्थानीय निवासियों से बर्फ हटाने की गतिविधि के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि पूर्वोत्तर जापान के कई हिस्सों में मौसम के औसत से 3 गुना अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय के अनुसार क्रिसमस की सुबह लगभग 20,000 घरों की बिजली चली गई। इसके अलावा बर्फबारी के चलते जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप में एक विद्युत शक्ति संचरण टावर गिर गया। हालांकि बाद में अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, जहां एक ओर पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता है, वहीं दूसरी ओर चीन ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अहम कदम उठाया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने घोषणा की है कि 8 जनवरी से विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन हटा दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। हाल ही में चीन सरकार ने भी देश के लोगों को छूट देते हुए जीरो कोविड पॉलिसी से छूट दी है। इसके बाद से पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। आदेश के मुताबिक बाहर से आने वाले यात्रियों को चीन में घुसने से 48 घंटे पहले तक की PCR टेस्ट रिपोर्ट अब भी दिखानी होगी। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्वारंटीन कानून के अनुसार आने वाले यात्रियों और सामानों के खिलाफ संक्रामक रोग क्वारंटीन के नियम अमल में नहीं लाए जाएंगे। वहीं एक और अन्य फैसले में कोविड-19 के क्लास A मैनेजमेंट को क्लास B में डाउनग्रेड किया जाएगा। साथ ही चीन ने नोवेल कोरोना वायरस निमोनिया का नाम बदलकर नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण करने की भी घोषणा की है। दर्जनों रोहिंग्या मुसलमान हफ्तों की समुद्री यात्रा के बाद इंडोनेशिया के असेह प्रांत के तट पर पहुंच गए हैं। स्थानीय पुलिस प्रमुख रोली युइग्जा अवे ने पुष्टि की है कि 58 पुरुषों का एक समूह असेह बेसार जिले के लेडोंग गांव में इंद्रप्रस्थ तट पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया है कि गांव वालों ने जातीय रोहिंग्या समूह को एक जर्जर लकड़ी की नाव पर देखा और उन्हें उससे उतारने में मदद की। फिर उनके आने की सूचना अधिकारियों को दी। अवे ने बताया कि वे भूख और शरीर में पानी की कमी की वजह से काफी कमजोर नजर आ रहे थे। उनमें से कुछ लंबी और जटिल यात्रा के कारण बीमार पड़ गए हैं। अवे ने बताया कि कम से कम 3 पुरुषों को चिकित्सा देखभाल के लिए एक क्लिनिक में ले जाया गया और अन्य का भी उपचार किया जा रहा है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ये कहा कि यूक्रेन में बिजली की कमी बनी हुई है। लगभग 9 मिलियन लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि बार बार रूसी हमलों के बाद ग्रिड की मरम्मत करने वाले बिजली कर्मचारियों ने क्रिसमस पर फिर से जोड़ा, लेकिन समस्याएं बनी रही। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को आतंकी हमले से सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं इसके एक दिन बाद अब सऊदी अरब ने भी एक वार्निंग लेटर जारी किया है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के दूतावास ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। अथॉरिटीज की बात की जाए तो उन्होंने सुरक्षा से संबंधित अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा हमले का खतरा है। दूतावास ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए नागरिकों को चेताया है। बयान में कहा गया है कि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में 2 पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन
यानी कि सऊदी अरब का दूतावास यहाँ रहने वाले और आने वाले सभी नागरिकों को ये जानकारी देते हैं कि यहाँ बिना किसी ज़रूरी काम के बाहर ना निकलें। इस्लामाबाद में सुरक्षा प्रबंध को हाई लेवल पर रखा गया है और इसमें कहा गया है कि आपात स्थिति में कराची में दूतावास या कंसुलेट जनरल से संपर्क करें। सऊदी अरब का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने पाकिस्तान के लिए यात्रा के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देश की बड़ी डेयरी कंपनी मदर डेयरी की ओर से दिल्ली एनसीआर में दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे बढ़ती हुई लागत का हवाला दिया है। ये बढ़ोतरी आज से लागू हो जाएगी। मदर डेयरी की ओर से इस साल 5वीं बार दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। कंपनी दिल्ली एनसीआर में 30 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति करती है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में एनटीपीसी की परियोजना में वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मेथनॉल उत्पादन की सुविधा विकसित करने की संभावना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। इस हरित मेथनॉल परियोजना में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना और इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। हरित मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसमें रासायनिक उद्योग के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग होना, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण करना और परिवहन ईंधन के रूप में भी काम आना शामिल है। खेल की खबरों में फीफा विश्व कप समाप्त हो चुका है और क्लब फुटबॉल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने जीत के साथ आगाज किया है। बॉक्सिंग डे पर खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ लिवरपूल ने शीर्ष 4 में पहुंचने की अपनी कोशिश को फिर से बल दिया है। वहीं माइकल ओवेन और रहीम स्टर्लिंग के बाद स्टीफन बेजिटिक लिवरपूल के तीसरे सबसे कम उम्र के प्रीमियर लीग स्कोरर बन गए हैं। और वहीं ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को मात दे दी। देर रात खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ आर्सेनल 7 पॉइंट्स की लीड के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं गैब्रियल मार्टिनेली ने इस सीजन में प्रीमियर लीग में आर्सेनल की ओर से बुकायो साका को और मार्टिन ओडेगार्ड के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर वो बन गए हैं। तीनों खिलाड़ी इस सत्र में 6-6 गोल कर चुके हैं। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में ब्राइटन ने साउथहैम्पटन को हरा दिया है। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में ब्राइटन ने साउथहैम्पटन को 3-1 से मात दी। मैच में ब्राइटन ने आक्रामक शुरुआत की और 14वें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। वहीं दूसरे हाफ में ब्राइटन के लिए सोली मार्च ने गोल किया। इस गोल के साथ ही साउथहैम्पटन इस सत्र में ब्रेक के बाद शुरुआती 15 मिनट में 9 गोल खा चुका है। ईपीएल में सोमवार देर रात खेले गए एक और मुकाबले में फुलहम ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हरा दिया। फुलहम के लिए बॉबी डी कॉर्डोवा रीड ने स्कोरिंग की शुरुआत की और 31वें मिनट में पहला गोल किया। क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर पैट्रिक विएरा ने फुलहम द्वारा उनकी टीम को मिली हार को उनके सबसे बुरे दिनों में से एक बताया। होम्योपैथी में जटिल बीमारियों का इलाज प्रभावशाली तरीके से संभव है। सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान लोगों के लिए इलाज का उत्तम विकल्प है होम्योपैथी। सर्दियों के मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार और संक्रमण होना आम बात होती है। सर्दियों में होने वाली समस्याओं के लिए होम्योपैथिक इलाज काफी लाभदायक सिद्ध होता है। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी किसी भी रोगी का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम है। खासतौर पर बच्चों को और बुजुर्गों को जिनको की सर्दी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आम खांसी, जुकाम, नज़ला या निमोनिया और एस्थमा। इनके अलावा जो सर्दियों में प्रॉब्लम बढ़ने वाली होती है जोड़ों की दर्दें बुजुर्गों को भी और आम लोगों को जिनको पहले कभी तकलीफ रही होती है उनकी दर्दें बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों को सर्दियों में स्किन की प्रॉब्लम भी होती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस की वजह से, जहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन कटनी शुरू हो जाती है, फटनी शुरू हो जाती है
और खारिश या जलन और दर्द भी हो सकती है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, उम्र, शारीरिक परीक्षण और रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए एहतियात बरतना ज्यादा अच्छा आवश्यक है कि एक तो गर्म पानी से नहाने का कोशिश करें, और अगर अपने आप को बाहर जाना है तो आप अपने आप के कपड़े पूरे अच्छी तरह से पहन के रखें, जिसमें कि ढक के रखें। बच्चों को टोपी, दस्ताने और सॉक्स वगैरह सब पहना के रखें। नंगे पैरे बच्चे ना जाएं बाहर, और बुजुर्गों को भी ऐसे कपड़ों का पूरा ध्यान रखें। और रात को रजाई वगैरह के लिए कभी शीत का लहर हो तो उसको तंग कर सकती है। ऐसे समय में भी डायरेक्ट एक्सपोजर ठंड का अवॉइड करना जरूरी है। गर्म कपड़े पहन के रखें और चोट लगने से भी बचाएं। होम्योपैथिक दवाइयों का 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं बिल्कुल हानि रहित होती हैं और इन्हें लेने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर भी होम्योपैथिक दवाएं विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही ली जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोग के लिए होम्योपैथिक दवाएं अलग अलग रोगी के लिए अलग हो सकती हैं। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो इलाज में काफी असरदार है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो संक्रमण और बीमारियों का खतरा कम रहता है। बचाव के लिए होम्योपैथी का उपयोग करना लाभकारी हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दुनिया भर में वैसे तो कई बेहतरीन शायर हुए, लेकिन मिर्जा गालिब को उर्दू के सबसे बेहतरीन शायर के रूप में याद किया जाता है। आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर पेश है ये खास रिपोर्ट। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इस शेर के रचयिता और उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज जन्मदिन है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। उनकी महानता का रहस्य केवल उनकी शायरी नहीं है, बल्कि उनकी लोकप्रियता का असली कारण यह है कि गालिब मानव जीवन के तथ्यों और मनोविज्ञान का गहराई से अध्ययन करते हैं और उन्हें बेहद सादगी के साथ आम लोगों के सामने पेश करते हैं। यही वजह है कि गालिब की शायरी का जहन पर ज़बरदस्त असर होता है। गालिब एक रंगीन और बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे और इस रंगीनी की झलक उनके हर शब्द में देखी जा सकती है। मिर्ज़ा गालिब ने शायरी की विभिन्न विधाओं में अपने जौहर दिखाए, लेकिन गज़ल में उनका ख़ास मुकाम है। उन्होंने न केवल उर्दू बल्कि फ़ारसी भाषा में भी शायरी की। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब की एक खूबी ये भी है कि वो किसी भी विषय को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि पढ़ने या सुनने वाला स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उनका अंदाज़े बयां औरों से बिल्कुल अलग है। कलीम अहमद की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कहा जाता है कि रोबोट इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि वो बस उतना ही कर सकते हैं जितना उनसे कहा जाता है। इंसानों की तरह उनके पास भावनाएं नहीं होती हैं। सोचिए, अगर रोबोट के अंदर भावना भी पैदा कर दी जाए तो क्या होगा। चेन्नई के पोरंबूर में एक 13 साल के छात्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसके बारे में उसका दावा है कि इसमें भावना और जज्बात दोनों मौजूद हैं। चेन्नई के पेरंबूर के रहने वाले प्रतीक अभी 13 साल के हैं और एक पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये मेडल और तमगे कम आयु में इनके टैलेंट और बौद्धिक क्षमता को दर्शाने के लिए काफी है। प्रतीक शुरू से ही साइंस और प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में रुचि रखते हैं। रॉकेट साइंस में इनकी दिलचस्पी का पता उनके जरिए बनाए गए रॉकेट के इन मॉडलों से आसानी से लगाया जा सकता है। It is a AI based robot. It's called Rafi. So this robot is it can be used for reception, or it can also be used in offices, or it can be used for school students to explore their knowledge further. So we can just talk to him. He will answer queries. प्रतीक को अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी
किताबों और इंटरनेट के जरिए मिलती है। माता पिता की मदद और उनका साथ भी इनके लिए काफी मायने रखता है। अब प्रतीक ने लकड़ी के ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 6 महीने के अंदर स्कूल के छात्रों और ऑफिस रिसेप्शन के लिए ये रोबोट तैयार किया है। इसका नाम है रफी द रोबोट। ये रोबोट सामान्य ज्ञान, राष्ट्र, शहरों और नेताओं के बारे में किए जाने वाले सवालों के जवाब भी आसानी से दे सकता है। खास बात यह है कि ये रोबोट एक इंसान की तरह अपनी भावनाएं जाहिर करता है। अगर इसे डांट दें तो ये बुरा मान जाता है और उस वक्त तक जवाब नहीं देता जब तक सॉरी न बोला जाए। प्रतीक का दावा है कि ये रोबोट देश में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो इंसानों की तरह इमोशंस रखता है। In the future, I would like to develop AI technologies or algorithms, whatever you call, that will like replicate or will be similar, very similar, very similar or close to human. The way human thinks, the way human reacts, the way human is generally. So that will be my ultimate aim. The special thing about this robot is that this robot has like emotions with it. So if you scold this robot, it will not answer your queries until you are sorry to it. And if you are sorry, it will start answering your queries normally. So it can understand you. Either if you are speaking it with a sad moment, in a sad moment, it will understand you. Like if you are saying that you don't just want to live anymore, you want to try a suicide attempt or something, it will just say stuff that will make us not do that. भविष्य को लेकर प्रतीक की कई योजनाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए और भी अच्छे रोबोट बनाना। ऐसा रोबोट जो इंसानों से ज्यादा करीब हो। वैसे शुरू से इनका सपना रॉकेटरी बनकर रॉकेट सॉफ्टवेयर के विकास में देश की सेवा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार इस्तेमाल इस रिपोर्ट के जरिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।